हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जिनके जीवन में संघर्ष ही नहीं है, उतार चढ़ाव भी नहीं है। मास्टर देख सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्शंस को चेंज करने पर चेंज कैसे हो सकता है? मानते हो कि नहीं मानते? हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मोहित कुमावत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फिजिक्स पोडियम में। और आज एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग वेक्टर्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। वेक्टर्स में हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और आप लोगों को भी मेरे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहनी है, लगातार लगे रहना है, अपने एम को प्राप्त करना है, क्योंकि मेहनत आपको करना होगा और संघर्ष जीवन का आधार है। जिनके जीवन में संघर्ष ही नहीं है, उतार चढ़ाव भी नहीं है, वो भी कितने अभागे हैं, क्योंकि उनका जीवन तो व्यर्थ है। अरे भाई, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे। या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर धर्म छोड़कर भागे होंगे। तो इसी लक्ष्य के साथ, इसी चीज को ध्यान में रखकर हम लोग दोबारा वापस मेहनत पे लगते हैं और अपना जो टॉपिक है वेक्टर्स, उसकी तैयारी करते हैं, उसको सही से चालू करते हैं। तो चलिए वापस अपनी पटरी पर गाड़ी को लेकर आते हैं और हम लोग फ्रेश माइंड के साथ वेक्टर्स की शुरुआत करते हैं। देखिए वेक्टर्स क्या होता है, पहले तो आप वेक्टर को समझिए कि वेक्टर है क्या। अच्छा, वेक्टर को समझने से पहले सबसे पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एक चीज होती है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू। पी क्यू का मतलब है फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हमें बात करनी है फिजिकल क्वांटिटी की। सबसे पहले हमें बात करनी है फिजिकल क्वांटिटी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी क्यू की। सर व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी को इंग्लिश में कहा जाता है भौतिक, हिंदी में कहा जाता है भौतिक राशियां। अब सर ये भौतिक राशियां क्या चीज होती है? साला ये किस खेत की मूली है? तो हमको वो चीज पढ़नी है कि ये भौतिक राशि क्या चीज है। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, तो इसको आप अपने साथ शेयर कीजिए, अपने इसको पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है, फिजिक्स पोडियम आप लोगों का है, आप लोगों का सपोर्ट इसको चाहिए। चलिए, फिजिक्स पोडियम में हम लोग बात करने वाले हैं पीक्यू की, फिजिकल क्वांटिटीज की। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी, सर भौतिक राशि क्या होती है? सर भौतिक राशि, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सीधी से देसी भाषा में अगर मैं आपसे बताऊं तो फिजिकल क्वांटिटी वो चीजें होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी वो चीजें होती हैं जो हमारे फिजिक्स में काम में आती है। मतलब वो सारी चीजें जो फिजिक्स में काम में आने वाली हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सर फिजिकल क्वांटिटी वो है जो फिजिक्स में काम में आएगी। भाई साहब, कहां काम में आएगी? सर फिजिक्स में काम आए। अच्छा, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि वो सारी क्वांटिटीज जिनको इजीली मेजर किया जा सके, दोज क्वांटिटीज विच आर इजीली मेजरेबल एंड आर यूज्ड इन फिजिक्स, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब देसी भाषा में सिखा रहा हूं आपको, तो सीधी सी बात याद रखनी है, जो फिजिक्स में काम में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। या फिर अदर वर्ड्स में बोले तो जिन्हें मेजर कर सकें। क्या कर सकें? जिन्हें मेजर कर सकें, MEASURE, मेजर कर सकें, ठीक है, विच आर इजीली मेजरेबल। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, वो मैं बेसिकली दो टाइप में पढ़ाता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, थोड़ी सी चर्चा उन पे भी कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, थोड़ी चर्चा उन पे भी कर लेते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को कई टाइप से डिफाइन किया जाता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ, ना, तो इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब पहले तो थोड़ी थोड़ी चर्चा इन पे कर लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये किसी और पर डिपेंड नहीं करेगी, इसको किसी की जरूरत नहीं है खुद को डिफाइन करने के लिए। तो सर ये वो क्वांटिटी है जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, दूसरों पर डिपेंड ही नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती। और ये डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होगी? वो जो फिजिकल, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। मतलब इनको जरूरत है फंडामेंटल की, ये तब तक डिफाइंड नहीं होगी जब तक हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं पता हो। इसका मतलब सर इन्हें किसकी जरूरत है? इन्हें डिफाइन करने के लिए, इन्हें डिफाइन करने के लिए हमको क्या आनी चाहिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत है। इसका मतलब वो क्वांटिटी जो दूसरों से अनअफेक्टेड है उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और वो क्वांटिटीज जिनको जरूरत पड़ती है दूसरी क्वांटिटीज की डिफाइन करने के लिए उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, सर टाइम के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? टाइम बढ़िया चल रहा है, टाइम इसमें क्या बात है, ऐश कर रहे हैं, बढ़िया मजे आ रहे हैं।
जूस पीवानू, डांस करवानू, मजा नहीं लाइफ, ठीक है। तो सर यहाँ पर ना टाइम की बात करते हैं। टाइम, क्या टाइम को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की जरूरत है? मैं तुमसे पूछूं टाइम कितना हो रहा है, तुम लोग बोलोगे सर 8:22 हो रहे हैं सर। अब 8:22 हो रहे हैं, ये बात बताने के लिए क्या आपको ये देखना पड़ा कि हम कहाँ खड़े हैं? क्या आपको ये देखना पड़ा कि हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं? क्या आपको ये देखना पड़ा कि टेम्परेचर कितना हो रहा है? इसका मतलब इसको किसी भी दूसरी चीज़ से डिपेंडेंट, ये किसी भी दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, जैसे कि एक और चीज़ होती है, एग्जाम्पल हम लोग बात करें लेंथ, तो सर लेंथ ये भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं बांटना चाहूँ तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कई टाइप की होती है, कितनी सारी होती है, बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जैसे कि टाइम हो गई, लेंथ हो गई। वैसे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। कितनी क्वांटिटीज़ है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। टाइम, लेंथ, एक और होती है उसको हम बोलते हैं मास, तो ये तो 3 चीज़ें हो गई है। एक और चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके अलावा करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। एक होती है मोल, मोल फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके अलावा करंट हो गई, इंटेंसिटी हो गई, लेंथ, टाइम, मास हो गया, एक होता है टेम्परेचर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसी क्वांटिटीज़ हैं? ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इन 7 चीज़ों को डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी की, तो सर डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड करती है। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल लूँ, मैंने आपसे कहा एग्जांपल वेलोसिटी, सर वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए x अपॉन टी मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। बिना डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड किए, बिना डिस्प्लेसमेंट और टाइम का पता किए हम लोग वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही सर फोर्स F इक्वल्स टू मा m इंटू ए, मास नहीं पता होगा, एक्सीलरेशन नहीं पता होगा, तो आप फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। हमको पढ़ना बेसिकली वेक्टर्स है। क्या पढ़ना है? वेक्टर्स पढ़ना है। लेकिन वेक्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली वो जो चीजें जो सारी फिजिक्स में काम में आती हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। वैसे तो 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है। अच्छा, मैं फंडामेंटल बोल दिया शायद, तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी फिजिक्स में काम में आती है उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। अच्छा, एक और इनका डिफरेंस होता है, एक और तरीके से मैं फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकता हूँ, टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूँ, वो है डायरेक्शन के यूजेस के बेसिस पर। डायरेक्शन के यूजेस के बेसिस पर, यूजेस के बेसिस पर। सर डायरेक्शन के यूज के बेसिस पर भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहली अगर मैं बात करना चाहूँ डायरेक्शन के बेसिस पर, तो एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। हमको तो यही पढ़ना है चैप्टर में, हमको तो क्या पढ़ना है? वेक्टर ही पढ़ना है। इसका मतलब एक बात तो दिमाग में कंफर्म हो गई कि वेक्टर जो होती है ना वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई साहब। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब इस चैप्टर का हमारे फिजिक्स में बहुत रोल है, क्योंकि फिजिक्स में काम में आएगा भाई, हर चैप्टर में काम में आएगा, हमेशा पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर लोगों को आता नहीं है, वेक्टर को समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं फिर हमको वेक्टर में दिक्कतें आती हैं क्योंकि वेक्टर को हमने ढंग से नहीं पढ़ा है, तो हमको बेसिकली ढंग से इस वेक्टर को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ समझो सर, एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना सर, आपने बताया कि इसे मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजरेबल होती है ये, इनको मेजरेबल कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, क्या मेज़र कर सकते हैं इनके अंदर? इसका मतलब इनके अंदर क्वांटिटी होती है, माल होता है जो हम नाप सकते हैं। इसका मतलब हमें इनको नापना आना चाहिए। हाँ ठीक है, नापना आना चाहिए। इसका मतलब इनके अंदर मैग्नीट्यूड नाम की चीज़ होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड। अब सर ये समझा दो कि ई ससुर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके पास पक्का पक्का मैग्नीट्यूड होगा। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे पापा जी ने तुमको कहा भाई जा 2 किलो चीनी लिया गिरधारी की दुकान से, ठीक है। तुमने बोला सर 2 केजी चीनी, हमको 2 केजी चीनी मंगाई है घर पे पापा ने, ठीक है, हमको 2 किलो चीनी लेके जाना है। तो 2 किलो चीनी, चीनी तो एक वस्तु है, ठीक है, लेकिन कितनी चीनी? 2 किलो। मतलब क्वांटिटी कितनी है? 2 किलो। चीनी के अंदर कितनी क्वांटिटी है? 2 किलो। इसका मतलब इस चीनी का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 किलो। तो सर ये जो 2 किलो है ना, इस चीज को कहा जाएगा मैग्नीट्यूड। अब 2 किलो में केवल 2 मैग्नीट्यूड नहीं है, केवल केजी मैग्नीट्यूड नहीं है। अब आप दुकान वाले को जाके ये थोड़ा ना कहोगे कि हाँ गिरधारी भाई हमको ना 2 दे दो, 2 चीनी, 2 चीनी। अरे 2 चीनी मतलब क्या? 2 किलो, 2 ग्राम, 2 केजी, अरे कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। इसका मतलब
2 kg में केवल 2 से काम नहीं चलेगा। अच्छा वहां जाके थोड़ा ना बोलेगो केजी चीनी, केजी चीनी, केजी चीनी, ये थोड़ा ना बोलेंगे आप। आपको तो पूरा बताना पड़ेगा ना कि 2 केजी चीनी दे दो हमको, 2 केजी, 2 केजी चीनी दो, ठीक है। इसका मतलब यहां पर 2 और केजी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड के अंदर एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो होती है ससुरी न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होती है यूनिट, यूनिट केजी। अरे भाई साहब ये यूनिट तो है। इसका मतलब 2 चीजें मिलकर क्या बनाती है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड नाम की चीज बन जाएगी। और फिजिकल क्वांटिटी के पास पक्का पक्का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें उसे नापना है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ना भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया रे बाबा। डायरेक्शन की यूजेस पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना वो 2 टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। अब हमको समझना है कि स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है। अच्छा इतनी बात तो कंफर्म है कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। इसका मतलब इन दोनों के पास पक्का पक्का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो सर इनके पास भी मैग्नीट्यूड है और इसके पास भी क्या है, मैग्नीट्यूड। इसके पास भी मैग्नीट्यूड है और इसके पास भी मैग्नीट्यूड है। मतलब दोनों के पास पक्का पक्का मैग्नीट्यूड तो होगा क्योंकि नापना है इनको। बहुत बढ़िया। अच्छा स्केलर के पास दूसरी चीज की हम बात करें तो इसके पास कई लोगों को लगता है कि डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है, बस काम नहीं आती है। मतलब मैं स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन काम में नहीं लेता हूं, समझेंगे इस चीज को आगे। अभी के लिए ध्यान रखो कि इनके पास डायरेक्शन हो सकती है, मे बी डायरेक्शन हो सकती है, बस ये बात याद रखना कि डायरेक्शन काम नहीं आती। क्या नहीं आती, काम नहीं आती। मतलब इनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन इनको डिफाइन करने के लिए काम नहीं आती है, ठीक है। डायरेक्शन काम नहीं आएगी, इसका मतलब डायरेक्शन काम नहीं आ रही इनके पास। सर इनके पास पक्का पक्का डायरेक्शन क्या होगी, सर डायरेक्शन भी होगी और ये डायरेक्शन काम भी आएगी, काम आएगी सर। और उस काम आने को ही बोलते हैं कि ये चीज़, उस काम आने को ही बोलते हैं कि ये वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करता है। अब क्या है वो समझेंगे, वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करता है। मतलब जो वेक्टर्स होते हैं ना वो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करते हैं। अभी वेक्टर एलजेब्रा क्या है इसको हम आगे थोड़े लेक्चर्स के बाद में धीरे धीरे थोड़े से टाइम के बाद में समझने लग जाएंगे, सारी बातें हमको समझ में आने लगेगी। देखो भाई साहब, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी हो सकती है, लेकिन काम नहीं आती है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन काम भी आती है, और उसी को हम बोलते हैं ये वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करता है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा इसी को बोलते हैं कि ये, अच्छा इसी को बोलते हैं कि ये वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है, वेक्टर एलजेब्रा फॉलो नहीं करती है, ठीक है। ये वेक्टर एलजेब्रा फॉलो नहीं करेगी। जैसे कि मैं अगर कुछ कुछ क्वांटिटीज़ की वैल्यू बताऊँ, आपको नाम बताऊँ एग्जांपल में, जैसे कि सर टाइम, सर लेंथ, ओके, सर मास, सर टेम्परेचर, डेंसिटी, ये बहुत सारे एग्जांपल्स है। एनर्जी, ओके, फ्लक्स, वर्क, ये सारी क्वांटिटीज जो है वो कैसे क्वांटिटी है। अच्छा इसमें मैं करंट का नाम भी लिख लेता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे करंट तो टेंसर क्वांटिटी होती है, पर ठीक है फिर भी हम लोग इसको करंट को स्केलर क्वांटिटी जैसा मानते हैं। तो सर यहाँ पर ये कुछ क्वांटिटी मैंने आपके सामने लिखी है जो क्या है, स्केलर इन नेचर है। मतलब इनमें मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी हो सकती है, और इनकी डायरेक्शन काम नहीं आएगी। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ आपके सामने। सर वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, मोमेंटम और फोर्स, ठीक है, इम्पल्स, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, अभी क्या होती है सारी चीज़ें ये पढ़ेंगे हम आगे टाइम के साथ, पर अभी के लिए ध्यान रखो कि ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कैसी होती हैं, वेक्टर होती है। मतलब इनके पास डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन काम भी आएगी। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आइए कुछ थोड़ा सा PhD करते हैं इसके अंदर। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बोलूँ, मैंने आपसे ये कहा कि भाई साहब आपने ना 2 तारों में करंट फ्लो करवाई, इसमें आई 3 एम्पियर, इधर गई 2 एम्पियर, इधर आई 3 एम्पियर, इधर गई 2 एम्पियर, ओके। तो बताओ सामने कितनी जाएगी। तुम बोलोगे मास्टर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 5 एम्पियर ना जाएगी। अरे यहाँ आई 3, यहाँ आई 2, तो यहाँ कितनी जाएगी, 5 एम्पियर। अब एक बात बताओ,
इस एंगल की वैल्यू चाहे 60 डिग्री रखो, चाहे इस एंगल की वैल्यू आप 30 डिग्री रखो, और फिर यहाँ से बुलाओ 3 एम्पियर को और यहाँ से बुलाओ 2 एम्पियर को, तो अभी भी आगे कितनी एम्पियर जाएगी सर? 5 एम्पियर ही जाएगी। इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शंस को चेंज करने पर, एंगल चेंज करने पर इसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसमें अभी भी कितनी एम्पियर जा रही है? 5 एम्पियर। देखो भाई साहब, करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन काम नहीं आई, और अगर काम नहीं आई इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन काम नहीं आई। अच्छा, मास, मैंने बोला मेरा मास 70 kg है। मेरा मास क्या है? मैं आपसे बात करूं सर, मास मेरा है 70 kg। अब एक बात बताओ, क्या 70 kg मास बताने में मैंने आपको डायरेक्शन बताया क्या कि 70 kg नॉर्थ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है? इसका मतलब इसमें भी डायरेक्शन काम नहीं आई, हम केवल मैग्नीट्यूड बताकर आगे निकल लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लेकिन अब एक एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, मैंने ये कहा कि आपके पास एक ब्लॉक है और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ब्लॉक है 5 kg का, ठीक है, बिल्कुल, और मैंने ई ब्लॉक पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और मैं आपसे पूछूं बताओ भाई यहाँ पर ना इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो आप बोलेंगे मास्टर देख सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F/m। मानते हो कि नहीं मानते? F/m। अच्छा, F की वैल्यू 10, M की वैल्यू 5, 5 ने 10 को मार डाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ना, गलत है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया हमने? गलत कैसे हो गया भाई? ये गलत कैसे हो सकता है? तो फिर आप बोलेंगे अरे मास्टर एक बात बता, आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये फोर्स लग किधर रहा है। सोच, अगर ये फोर्स ऊपर से लग रहा होता तो हम इस 5 kg की बॉडी को नीचे दबा रहे हैं, और अगर 5 kg की बॉडी को आप नीचे दबाओगे क्या आगे चलेगी? का ससुरी चलेगी नहीं, और अगर चलेगी नहीं तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो सर नीचे दबाओगे तो एक्सीलरेशन कितना? 0। अच्छा, 2 कब आएगा? मान लो आप इधर से फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का, तो बताओ क्या 2 आ जाएगा? सोचो अगर मान लो मैं किसी एंगल पे फोर्स लगा दूं तो ये 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाऊं तो अब 2 आएगा, 0 आएगा, कुछ और आएगा, 1.5, 2.5 समथिंग कुछ आएगा, लेकिन क्या लगाएगा? हाँ, इसका मतलब जब मैंने ये क्वेश्चन दिया, फोर्स लगाया, तो आपको ये पूछना चाहिए था कि सर ये जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब बिना फोर्स के डायरेक्शन जाने हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बिना फोर्स के डायरेक्शन जाने हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब पक्का ये जो क्वेश्चन है वो हमसे किसकी डिमांड कर रहा है? फोर्स की डायरेक्शन की। तो सर वो क्वांटिटीज जो पक्का हमसे डायरेक्शन मांगती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो सर यहाँ वेक्टर फोर्स की ना डायरेक्शन चाहिए सर। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल बोलूं, मैंने ये कहा कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ओके। अच्छा, मैं यहां पे खड़ा हूं तो किसी ने मेरे को इधर से खींचा 10 न्यूटन से और किसी ने मेरे को इधर से खींचा 10 न्यूटन से। 2 जने मेरे को खींच रहे हैं भाई साहब, एक इधर से 10 न्यूटन से, एक इधर से 10 न्यूटन से। मैं जाऊंगा कहां? तुम बोलोगे मास्टर तू कहीं नहीं जाएगा क्योंकि तू यहीं रहेगा, तू क्लास में रहेगा, तू कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि इधर वाला फोर्स इधर वाला फोर्स दोनों क्या है? बराबर। खुपच कट गए, तो नेट फोर्स कितना आया? 0। सर यहां पर ना F नेट 0 है सर। लेकिन सोचो अगर मैं यही फोर्स अलग अलग जगह लगाऊं, मैंने बोला अब की बार किसी ने मेरा हाथ खींचा 10 न्यूटन से और किसी ने मेरे बाल पकड़ के ऊपर खींचा 10 न्यूटन से। बताओ इस एग्जांपल में नेट फोर्स कितना होगा? आप बोलोगे सर 10 ऊपर नीचे लग रहे हैं इधर की तरफ, मतलब अब सर ना आप इधर जाओगे ना आप इधर जाओगे, आप बीच में कहीं चले जाओगे, इसका मतलब अब की बार आप जाओगे। अच्छा, ऐसे ही मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां खड़ा था, अब की बार दोनों फोर्स 10 न्यूटन इधर लगा और दूसरा 10 भी इधर ही लगा दिया। अब बताओ यहाँ नेट फोर्स कितना? आप बोलोगे सर 20 न्यूटन का नेट फोर्स आया। इसका मतलब अभी भी 2 ही फोर्स लग रहे हैं, यहाँ भी 2 ही फोर्स लग रहे थे, यहाँ भी 2 ही फोर्स लग रहे हैं। कहीं पर तो वैल्यू आ रही है 0, कहीं पर वैल्यू आ रही है 10√2, कहीं पर वैल्यू आ रही है 20। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करने पर फर्क पड़ रहा है। तो वो चीज़ें जिनमें डायरेक्शन चेंज करने पर फर्क पड़ता है उनको बोलते हैं वेक्टर, और जिनमें फर्क नहीं पड़ता है उनको बोलते हैं स्केलर। आई होप कि आपको स्केलर और वेक्टर में कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब हमें बेसिकली स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हमारी जो मेन कहानी है वो है वेक्टर की। तो सर आपने ना कुछ बातें बता दी कि जो वेक्टर होते हैं ना, वेक्टर के पास क्या क्या होता है? सर वेक्टर के पास ना एक मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। अच्छा, वेक्टर के पास ना डायरेक्शन भी होगी, हाँ बिल्कुल डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन काम भी आएगी। सर ये काम आती है सर, बिना डायरेक्शन के काम ही नहीं होता। जब तक आप फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक काम नहीं होगा। तो सर वेक्टर के पास ना डायरेक्शन भी होती है। और एक और छोटी सी चीज़
कि सर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। किसे फॉलो करता है? वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है, ये बात समझ चुके हैं हम लोग, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो होगा सर यहाँ पर। तो ये तीन चीज़ें हमारे काम में आती है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सर वेक्टर होता कैसा है, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो पहली चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि आप वेक्टर को ना रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप दिखाओगे कैसे वेक्टर को? कोई चीज़ दिखाओ तो सही आप हमें, वेक्टर होता कैसा है, कितना क्यूट चीज़ है भाई, कैसा होता है? तो वेक्टर को हम लोग ना एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर हम लोगों ने एक एरो बनाया, ये तो ये जो एरो है ये एक वेक्टर है। मैं बोल देता हूँ कि ये ए वेक्टर है, तो मैंने इसको लिख दिया ए के ऊपर वेक्टर, ऐसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो एक कोई वेक्टर है, फिजिकल क्वांटिटी होगी, कोई फोर्स वगैरह होगा ये, तो सर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एरो से। आप एरो से ना वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, बहुत बढ़िया, एरो बना दिया हमने। अच्छा, इस एरो में ना दो चीज़ें हैं, एक तो इसकी टेल है, एक तो क्या है, इस एरो की टेल है। तो सर मैंने यहाँ पे टेल लिख दी, पूंछ लिख दी। अच्छा, एक इसका ना हेड है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वेक्टर के पास ना ले दे के दो ही चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। वेक्टर के पास ले दे के दो ही चीज़ें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। तो अब बताओ इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? याद रखना, इस वेक्टर की जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ होती है इसका मैग्नीट्यूड। तो सर ये है इसका मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर जितना बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, जो वेक्टर जितना छोटा होगा, जो एरो जितना छोटा होगा, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। तो सर ये जो मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड। अच्छा सर एक और होती है डायरेक्शन। तो सर डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? डायरेक्शन दिखाता है ये एरो, मतलब ये जो एरो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अब बताओ ये किधर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर की तरफ, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन है इधर, ये इधर की तरफ इशारा कर रहा है। वेक्टर के पास ले दे के दो ही चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। एरो की लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड और एरो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो एरो का साइन है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इसी को मैं मैथमेटिक्स में भी लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास ये वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे कैसे दिखा रहा हूँ कि सर ये ना आपका वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और मैथ्स के अंदर मैग्नीट्यूड को दिखाया जाता है ए वेक्टर का मोड। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है आपके पास, तो अगर मैंने लिख दिया ए वेक्टर का मोड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो सर ए वेक्टर के ऊपर आपने मोड लगा दिया तो वो बन गया मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। और सर अगर मान लो मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो इसको बोलते हैं ए कैप। ऐसी चीज जिसके ऊपर कैप लगी होती है, कैप। देखो मैंने यहाँ ए के ऊपर कैप लगाया, तो ये जो कैप वाली चीज है ये बताती है डायरेक्शन। तो सर ये जो ए कैप है इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। तो ये बताएगी डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, वेक्टर के पास ले दे के साला होता क्या है? दो चीजें होती हैं। अगर ये ए वेक्टर है तो इसके पास दो ही तो चीजें होंगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक इसकी डायरेक्शन होगी। दो ही चीजें होती हैं सर वेक्टर के पास। इन दोनों को साथ में लिख दो तो पूरा का पूरा वेक्टर बन जाएगा। देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एरो की लेंथ होती है मैग्नीट्यूड, एरो की जो डायरेक्शन होती है, जो कैप होती है, वो होती है डायरेक्शन। तो मैंने केप की चीज से दिखा दिया डायरेक्शन को। ये जो ए केप होता है वो होता है डायरेक्शन, ये जो ए वेक्टर का मोड होता है ये होता है मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास कोई वेक्टर पूछ रहे तो वेक्टर के पास ले देखिए कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो सर मैग्नीट्यूड को आपने किससे लिखा? ए वेक्टर के मोड से। तो मैं किसी भी वेक्टर को लिख सकता हूं ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड की जगह ए वेक्टर का मोड और साथ में डायरेक्शन ए कैप। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको किसी वेक्टर को लिखना आ गया है। अगर हमें किसी वेक्टर को लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, किसी भी वेक्टर के पास ले दे की दो चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो सर ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। और एरो से दिखाना चाहो तो ये जो एरो है वो है ए केप और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इस तरीके से मैंने ये एक वेक्टर लिख दिया। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस एरो की लेंथ भी ज़्यादा होगी। अब कुछ
चीज़ें और मुझे इसमें ध्यान रखनी होती है। अब अगर सर आपको वेक्टर को चेंज करना हो तो आप चेंज कैसे करोगे? या तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो या उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या दोनों को चेंज कर दो तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ आगे चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सर एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो मुझे वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग पढ़नी है। पैरेलल शिफ्ट का क्या मतलब होता है ये समझ। मान ले तेरे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये इसकी पूंछ है और ये इसकी हेड है। मैंने बोला कि ये ए वेक्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर वेक्टर कब चेंज नहीं होगा? जब या तो उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है। वेक्टर के पास ले देखिए कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें, एक उसका डायरेक्शन, एक उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर चेंज कब होगा? सर चेंज कैसे हो सकता है? वेक्टर चेंज कैसे हो सकता है? या तो सर डायरेक्शन चेंज कर दो, पहली बात डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड चेंज, या फिर दोनों चेंज कर दो, या फिर क्या कर दो? दोनों चेंज कर दो। वेक्टर तभी चेंज होता है या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर दोनों चेंज हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि सर वेक्टर चेंज ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरा वेक्टर चेंज ना हो। हाय, मेरे वेक्टर को चेंज मत करो। तो वेक्टर चेंज ना हो इसका मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेक्टर की डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे और मतलब दोनों चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो सोच, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से जस्ट पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले जाऊँ, ठीक, अगर मैं इस वेक्टर को जस्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके ले जाऊँ, अब बताओ ये वेक्टर किधर की तरफ इशारा कर रहा था? जस्ट इधर की तरफ। ये भी किधर इशारा कर रहा है? उधर की तरफ, उस डायरेक्शन में, टुई 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 टुई, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये और ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड भी इतनी और इसका मैग्नीट्यूड भी इतना, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ये वेक्टर चेंज ही नहीं हुआ। तो सर ये भी क्या रहेगा? ए वेक्टर। क्या मैंने इसको इसके पैरेलल शिफ्ट किया? हाँ। अच्छा ना, मैं इस वेक्टर को उठाकर यहाँ से यहाँ ले गया, ये वेक्टर ये रहा, अभी भी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। सर अभी भी ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर ही है। इसका मतलब हम किसी भी वेक्टर को अगर उसके पैरेलल शिफ्ट करें तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता। ए वेक्टर डज नॉट चेंजेस बाय शिफ्टिंग पैरेलली। मतलब हम अगर ये वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करें तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो सर यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है। पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है। वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर डज नॉट चेंजेस, वेक्टर डज नॉट चेंज। पैरेलल शिफ्ट कर दो, वेक्टर चेंज नहीं होगा। आई होप कि आपको पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आई। आप किसी भी वेक्टर को ना उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है, वो वेक्टर चेंज ही नहीं होगा। आ जाओ एक और चीज़ समझते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हमें ना वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है। जैसे मैं आपको ना दो वेक्टर्स दूँ, एक वेक्टर इधर की तरफ है और मैंने बोला ना ये ए वेक्टर है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सर ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कौन सी है? इधर की तरफ। अच्छा, एक मैं आपको वेक्टर्स दूं, सर ये ना एक बी वेक्टर है। हाँ ठीक है, हमको बी वेक्टर भी नजर आया। अच्छा, बी वेक्टर ए वेक्टर की दिशा में है क्या? नहीं, बी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में तो नहीं है। किधर है फिर? इधर की तरफ है। इधर की तरफ है सर, इधर इशारा कर रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ, हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो लगभग, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है, मतलब दोनों वेक्टर सेम तो नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर सेम तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो जाए। तो ये चर्चा हम आगे करेंगे, अभी कुछ कुछ बेसिक पढ़ रहे हैं। हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना सीख रहे हैं, हमें एंगल निकालना आना चाहिए। सर एंगल कैसे निकालेंगे? तो एंगल निकालने की कुछ कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखनी है। तो सर ये स्टेप्स याद रखोगे तो एंगल गलत नहीं होगा। और आज के बाद में जब भी आप वेक्टर निकालो तो ये स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले सर पहली चीज ध्यान रखना, ये ए की टेल है और ये ए का हेड है, ये बी की टेल है और ये बी का हेड है। ठीक है, थोड़ा कलर वलर चेंज कर लेते हैं भाई साहब, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक है, तो सर यहां पर ये ए की टेल है और ये बी की टेल है। एंगल निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? या तो ए और बी की टेल से टेल कनेक्ट करो या फिर हेड से हेड कनेक्ट करो। तो सर या तो टेल से टेल या तो टेल से टेल
या हेड टू हेड कनेक्ट करो, हेड टू हेड जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, या तो टेल टू टेल कनेक्ट करो या हेड टू हेड कनेक्ट करो। ठीक है, करो पहले। अच्छा कैसे करें? क्या इसको ऐसे मुड़ा के ले आए क्या? ना 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 ना, ये गलती मत करना। ए और बी ही रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब भी पढ़ाया आपने, ए और बी तब चेंज नहीं होंगे जब ना तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो ना उनका मैग्नीट्यूड। और ये कब हो सकता है? जब पैरेलल शिफ्टिंग करो। तो सर कैसे शिफ्ट करना है, कैसे जोड़ना है? बाई पैरेलल शिफ्ट। शिफ्ट कैसी करनी है? पैरेलल। तो चलो आओ पैरेलल शिफ्ट करते हैं। तो मैं इनको पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इनको पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं। ए वेक्टर को तो ए वेक्टर की जगह ही रहने दो। लो सर, ये वाला ए वेक्टर की जगह ही है, मैंने उसको हिलाया ही नहीं। अच्छा, बी वेक्टर को शिफ्ट किया। अब इस बी वेक्टर को यहां से उठाकर हम यहां लाने वाले हैं। ओके, तो हम इस बी वेक्टर को यहां से उठाकर यहां लाने वाले हैं। तो सोचो अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां से उठा के यहां लेकर आऊं, पैरेलल शिफ्ट करने के, ना डायरेक्शन चेंज करना ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो जब इसको यहां से उठाकर और इसकी टेल से इसकी टेल को कनेक्ट करना है, कनेक्ट हेड टू हेड और टेल टू टेल, आपकी मर्जी, टेल को टेल से मिलाओ, हेड को हेड से मिलाओ। तो मैंने यहां से इसकी इस टेल को इससे मिला दिया, तो अब ये बी वेक्टर बन गया ऐसा। लो, मैंने इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दिख रहा है अब? अच्छा ना, लेकिन सर अब मेरे को ना दो एंगल दिख रहे हैं इनके बीच में, ए और बी के बीच में। एक एंगल तो ये दिख रहा है थीटा, और एक एंगल ना ये दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं कौन सा एंगल लूं? दोनों में से कौन सा एंगल मुझे दोनों के बीच का एंगल बताना है? ए और बी के बीच का एंगल थीटा है कि 360 डिग्री माइनस थीटा है? तो एक बात, दूसरी बात ध्यान रखना। अब स्टेप नंबर टू ये है कि दोनों के बीच छोटा स्मॉलेस्ट एंगल देख लो। छोटा एंगल देख। तो सर छोटा एंगल तो कौन सा है दोनों के बीच में? थीटा ही है। तो मुझे पता लग गया ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। सर या तो हेड से हेड कनेक्ट कर दो या टेल से टेल, और उनके बीच में कौन सा एंगल देख लो? छोटा वाला एंगल। जैसे कि अगर मान लो मैं आपके सामने यहां एक एग्जांपल लूं, मैंने ये कहा कि सर ये एक ए वेक्टर है और सर ये ना एक बी वेक्टर है और ये एंगल ना 150 डिग्री है। ठीक है, 150 डिग्री इनके बीच का एंगल नहीं है। क्यों सर? ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पहले मैं ना इनकी हेड से हेड और टेल से टेल मिलाता हूं। तो एक काम करो, या तो हेड से हेड या टेल टू टेल। ए वेक्टर को तो मैंने ऐसे कैसे रख लिया, ठीक है, ये ए वेक्टर रहा। अच्छा, फिर बी को यहां से उठाकर यहां ले आओ। तो लो, मैं इस बी को यहां ले आया, ये बी वेक्टर है। अब एक बात बताओ, ये 150 कहां था? ये 150 तो ये वाला एंगल था, लेकिन ये वाला एंगल चाहिए कि ये वाला एंगल चाहिए? ये वाला एंगल। ये 150 तो ये कितना टोटल होता है? 180। तो ये एंगल कितना सर? 180 माइनस 150 कितना हो गया? 30 डिग्री। तो सर ये जो एंगल आया वो है 30 डिग्री। मतलब मेरे पास आंसर कितना है? 30 डिग्री। तो इस तरीके से मैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जिसका कमेंट में आपको जवाब देना है। मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ना 3 वेक्टर बनाए। ये है ए वेक्टर, अच्छा यहाँ पर ना ये बी वेक्टर है और यहाँ पर ना ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर्स हैं। ये 90 डिग्री है, ओके, ये 40 डिग्री है, ओके, और अगर ये 90 ये 40 तो ये कितना सर? ये हो गया 50 डिग्री। मुझे बस ये बताना है, फाइंड आउट एंगल। क्या करना है? फाइंड आउट एंगल बिटवीन। अब पहला एंगल आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में। और तीसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में। तो इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं एंड करता हूं। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे, वेक्टर्स के टाइप्स वगैरह सीखेंगे, बट उससे पहले आप लोग मुझे एक क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज हमने वेक्टर की चर्चा चालू कर दी है और इसी तरीके से आगे लेक्चर्स आते रहेंगे। आपका सपोर्ट बस मुझे चाहिए। अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।